मोदी नजर आता है। इसके कारण है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कारण क्या है। कारण बिहार में 40% जो खर्च है बिहार सरकार का वो पेंशन, वेतन और ब्याज भुगतान में लगता है। वो एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। और इसी के लिए, इसी को देखते हुए, जानते थे लालू यादव की 23 जुलाई को बजट आने वाला है, वो जानते थे कि इस बजट में बिहार के लिए अलग से प्रावधान कर पाना, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सरकार का हिस्सा नहीं, इज नाइदर पार्टी। तो इसका फायदा कहीं ना कहीं जदयू उठाने लगी है। इस बयान का सेकेंड हैंड जो उद्योग है, जिसे अगर इंडस्ट्री में तब्दील कर दी जाए और हमारे पास प्रोसेसिंग, क्योंकि चिराग पासवान के पास भी उसका इंडस्ट्री है, तो अगर प्रोसेसिंग केवल मखाना का कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। गेम बड़ा है। बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन सीएम नीतीश भी उसमें बड़ा रोल प्ले कर रहे थे। तो सीएम नीतीश जहां रोल प्ले कर रहे थे, तो लालू यादव भी भविष्यवाणी करते नजर आ रहे हैं। कभी 28 अगस्त को केंद्र की सरकार गिर जाएगी, तो कभी पुल पुलिया पे सवाल उठाते हैं। लेकिन लालू यादव की जो ये भविष्यवाणी है, ये कहां तक सच है? लालू यादव का जो ये बयान आया, इस पे जदयू ने भी अब एक मौका ढूंढ लिया और मौका ढूंढने के साथ बीजेपी पर दबाव बनाती नजर आ रही है। जदयू ने ये बोल दिया है कि बिहार को स्पेशल राज्य का पैकेज मिलना चाहिए। इस पे केंद्र सरकार तो विचार करेगी, विचार करना जरूरी है। अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ संपादक नमन मिश्रा सर मौजूद है। सर, जिस तरीके से लालू यादव ने भविष्यवाणी की और उसके साथ ही लालू यादव ने भविष्यवाणी की और नीतीश ने दिया मोदी को एकदम लास्ट वार्निंग, विशेष पैकेज नहीं मिला तो नहीं चलेगी सरकार, ये नीतीश ने अब वार्निंग दे दिया है। सर, कैसे देख रहे हैं इसको? नीतीश कुमार ने ये बात कही नहीं है, लेकिन जदयू के जो नेता बयान दे रहे हैं, उन बयानों से ये जरूर समझ में आ रहा है कि लालू यादव के दिए गए डेडलाइन अगस्त में सरकार गिर जाएगी, इसका एक तरफ खंडन भी कर रही है एनडीए, जदयू भी खंडन कर रही है। वही दूसरी तरफ इसका जो एक तरह का है, जैसे सेकेंड हैंड डेडलाइन जो लालू ने दिया, वो सेकेंड हैंड डेडलाइन है। क्योंकि वो सरकार का हिस्सा नहीं है, वो इस डेडलाइन को दे तो सकते हैं, इसको इम्पोज नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सरकार का हिस्सा नहीं, इज नाइदर पार्टी। तो इसका फायदा कहीं ना कहीं जदयू उठाने लगी है। इस बयान का सेकेंड हैंड जो बेनिफिट है वो उठा रही है। वो कैसे? देखिए, सब जदयू उनके बयान से दबाव डाल रही है। हाँ बिल्कुल, यही तो होता है राजनीति में। आपने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा, मैं दोनों के बयान का फायदा उठा लूंगा, ऐसे ही होता है। अब नीतीश कुमार ने आज तक अपने मुंह से कभी कहा कि उन्हें देश का पीएम बनना था? नहीं, कभी नहीं कहा। उनके लोगों ने कहा और उसका फायदा नीतीश ने खूब उठाया। नीतीश कुमार हमेशा बोलते रहे मुझे किसी पद की इच्छा नहीं है, लेकिन हर मीटिंग में जाकर बैठ जाते थे और बीच में बैठते थे, और जब भाव नहीं मिला और जब लगा कि उन्हें नहीं बनाया जाएगा पीएम, धीरे से निकल लिए उस गठबंधन से, चले आए वापस भाजपा में। क्या कुछ नहीं नीतीश कुमार ने कहा था इंडिया गठबंधन में रहते हुए भाजपा के खिलाफ, और आज उसी गठबंधन के खिलाफ बोल रहे हैं। नीतीश मौका परस्ती का एक लिविंग एग्जाम्पल है पॉलिटिक्स में। बट जो लोग सोच रहे हैं मौका परस्ती में कह रहा हूँ तो निगेटिव वे में कह रहा हूँ, नहीं, पॉलिटिक्स में मौका परस्ती ही, सर्वाइवल इज द बेस्ट टेक्निक, इससे बेटर टेक्निक ही नहीं होता है राजनीति में। और नीतीश हैज़ प्रूवन कि भाई उनके पास वोट बैंक भले छोटा हो, लेकिन राजनीतिक बुद्धि और तिकड़म इतना है कि उस कुर्सी से उन्हें हटाना इम्पॉसिबल है। देश की केंद्र की पार्टी भाजपा पिछले 10-11 सालों से प्रयास करती रही नीतीश कुमार को रिप्लेसमेंट करने का, नहीं कर पाई। बिहार में एमवाई समीकरण के प्रणेता, सबसे बड़ा राजनीतिक वोट बैंक जिसके पास है, वो भी नीतीश को नहीं हटा पाए। नीतीश जब चाहते हैं तो सबसे बड़े वोट बैंक वाले को बैठाते हैं और केंद्र में इसकी पार्टी है उसको बैठाते हैं। ये ताकत नीतीश कुमार के पास इस वजह से है क्योंकि उनके पास एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है। नीतीश जब चाहे पलट सकते हैं और ये डर उनके सामने वाले को हमेशा रहता है। दुश्मन से ज्यादा दोस्त को रहता है। ये डर केंद्र सरकार को भी है, बिल्कुल है। अब तो, अभी तक तो बिहार में डर रहता था, अब तो 12 सांसद की वजह से केंद्र में भी डर लगता है कि नीतीश कहीं रात में एक दिन सोए और सुबह उठ के बोले कि नहीं हमको नहीं रहना है, तो फिर नरेंद्र मोदी को तुरंत 12 को सांसद का व्यवस्था करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो सरकार चली जाएगी, ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी, सरकार जा सकती है। तो आखिर भाजपा ऐसी
जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसको जब एनालाइज करेगी तो उसे भी कहीं ना कहीं ये बात समझ में आएगा कि बिहार के साथ अब तक जो अन्याय होता रहा है, विशेष पैकेज या विशेष राज्य के दर्जे की मांग आज से हो रही है, एक जमाने से हो रही है। बिहार हर नीति आयोग का रिपोर्ट हो या कोई भी वैश्विक रिपोर्ट हो, हर रिपोर्ट में बिहार पे सदी नज़र आता है। इसके कारण है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कारण क्या है। कारण बिहार में 40% जो खर्च है बिहार सरकार का वो पेंशन, वेतन और ब्याज भुगतान में लगता है। बिहार में सड़कों की मरम्मत जो है केंद्र की या बिहार की, उनकी मरम्मत में आधे से ज़्यादा जो व्यय है वो होता है। वित्तीय वर्ष में प्रति व्यक्ति आय जो है बिहार का वो 59,000 रुपये मात्र हुआ है। तो इस आधार पर तो बिहार को विशेष राज्य का पैकेज मिलना ही चाहिए। अगर विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है, कोई अगर, हालांकि केंद्र सरकार के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर कोई भी बदलाव, लेकिन एक समस्या ये है कि बिहार के लिए अगर इस कानून को बदला जाएगा तो इस कानून का फ़ायदा बाकी कई राज्यों को भी मिल जाएगा जो इतने बिहार की तरह पिछड़े नहीं हैं। तो इसी वजह से हो सकता है कि इस क्लॉज को बदला नहीं जा रहा हो, लेकिन अन्याय भी तो नहीं होने दिया जाएगा ना। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपका एक्सीडेंट कहीं हो जाता है और आपके सामने एक मैटरनिटी वार्ड का हॉस्पिटल है जहाँ केवल प्रेग्नेंट महिलाओं का इलाज होता है, लेकिन अगर सामने ही किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो इतना तो हो ही सकता है कि पट्टी और उसका फर्स्ट एड कर सकते हैं, थोड़ा इलाज तो स्टिचिंग कर सकते हैं, उतना तो हो ही सकता है। क्योंकि इट इज़ अ डिजास्टर ओकेजन, तो डिजास्टर प्लान भी इसके लागू होता है। वैसी स्थिति में बिहार के लिए कहीं ना कहीं आवश्यक है कि ऐसा ही एक डिजास्टर प्लान बने जिससे बिहार को इस वर्तमान स्थिति से बेल आउट किया जाए। देखिए नीति आयोग का जब रिपोर्ट आती है तो एक रिपोर्ट उसके साथ में आती है कि बिहार सबसे होनहार राज्य भी है। कम संसाधनों के बावजूद, इतने पिछड़ेपन के बावजूद भी बिहार ग्रो बहुत तेजी से कर रहा है, डेवलपमेंट है। तो उस डेवलपमेंट को अगर थोड़ा स्पीड अप कर दिया जाए तो बिहार जहां आज अटका पड़ा हुआ है, थोड़ा सा धक्का देने से बिहार की गाड़ी चल जाएगी और उसके बाद जैसे बाकी राज्य सेल्फ सफिशिएंट है, बिहार भी सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन समस्या क्या आ रही थी, देखिए बिहार ने पिछली बार 39 सांसद दिए थे 2019 के चुनाव में। 39 सांसद के बावजूद बिहार के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने जो बातें कहीं मंच से चुनावी वादों में, उन वादों तक को वो ठीक से पूरा नहीं कर पाए और इसी वजह से बिहार के लोगों ने मन बना लिया था कि इस बार बदलाव करेंगे। हालांकि अच्छी बात है कि भाजपा के लिए अच्छी बात है कि भाजपा सरकार बचाने में सफल रही। बिहार के 12 सांसद जदयू के, 12 उनके और बाकी जो लोग जीत के आए हैं उनकी वजह से सरकार केंद्र में मोदी की फिर बन गई। इस बार भी बिहार ने अकाल में, अकाल जो भाजपा के लिए कहा जा सकता है, यूपी का स्थिति देखिए, उस अकाल में भी बिहार ने 30 सांसद दिए हैं। इन 30 सांसदों पर टिकी हुई है मोदी जी की सरकार। और अगर 30 सांसद मतलब मोर देन 80% आपको वोट्स मिले हैं और आपके सांसदों की संख्या इतनी है तो बदले में रिटर्न गिफ्ट दीजिएगा। 39 में तो आपने कुछ, 39 देने पर तो आपने कुछ नहीं किया, हो सकता है अगली बार 0 हो जाए। तो ऐसी स्थिति में बिहार को 8 मंत्री दिए गए, एक रिवार्ड तो तुरंत मिला। अब बिहार का जो सबसे लंबी मांग जो है विशेष राज्य या विशेष पैकेज या बेल आउट प्लान, वो एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। और इसी के लिए, इसी को देखते हुए, जानते थे लालू यादव की 23 जुलाई को बजट आने वाला है, वो जानते थे कि इस बजट में बिहार के लिए अलग से प्रावधान कर पाना बहुत मुश्किल होगा केंद्र सरकार के लिए। लेकिन अब सब कुछ डिपेंड करता है नरेंद्र मोदी पर कि वो भी जानते हैं, ये बातें तो पहुंची ही होंगी मोदी तक कि बिहार को इस बार रिवॉर्ड करना पड़ेगा। और नहीं तो ये पैटर्न बन जाएगा कि भाजपा को कितने भी सांसद जिता के दे दो, कितना भी वोट दे दो, भाजपा ध्यान नहीं देती है। विकास करना होगा तो वो अपना राज्य देखेगी, बिहार, उत्तर प्रदेश, विकास करना होगा तो महाराष्ट्र देखेगी, दिल्ली देखेगी और राज्यों को देखेगी। तो ऐसी स्थिति में भाजपा की नज़र बिहार के इस डिमांड पर होगी, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत ही लुक्रेटिव विशेष पैकेज बिहार को मिल जाए, इसके लिए जदयू लगातार मेहनत कर रही है। लेकिन इसमें समस्या क्या आ रही है? देखिए समस्या ये आ रही है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं या विपक्ष के नेता हैं या कार्यकर्ता हैं या समर्थक हैं, वो नीतीश कुमार को चिढ़ा रहे हैं।
थोड़ा प्रोवोक कर रहे हैं। प्रोवोक इसलिए कर रहे हैं कि देखिए आपके पास मौका आया है, फिर मौका नहीं आएगा, क्यों नहीं आप बिहार के लिए मांग कर रहे हैं, ऐसी मांग रखिए, ऐसी शर्त रखिए जिसकी वजह से सरकार गिरने की नौबत आ जाए। जदयू भी बात समझ रही है और जदयू के इसीलिए नेताओं ने बयान लगातार देना शुरू कर दिया है। अशोक चौधरी ने जहां 50% जो केंद्र राज्य अंश होते हैं किसी स्कीम में उसको घटाने की बात की है, वहीं विशेष पैकेज के लिए उन्होंने भी मांग उठाई है और इशारों में समझा दिया है कि आपकी जो सरकार है वो हमारे वजह से भी है। विजय चौधरी ने भी इसी पैकेज की बात की। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है, तो विशेष पैकेज ही देकर बिहार को लाइन पे लाइए। संजय झा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो बाकायदा जो मेमोरेंडम निकला था जदयू का, उस मेमोरेंडम में पहले क्लॉज को यही रखा था। जदयू के तरफ से जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उसमें सबसे पहला शर्त यही रखा गया था कि हम बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग करते हैं। अच्छा, निर्मला सीतारमण से भी संजय झा ने मुलाकात की? जी बिल्कुल, मुलाकातें हुई हैं, कई लोग, नीतीश भी गए थे तो नीतीश जी ने भी ये मांग रखी थी कि देखिए अब तो करना भी पड़ेगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं, बिहार का वोटर देख रहा है। अब अगर नहीं कीजिएगा तो वो वोटर भी मान कर चलेगा कि भाजपा को कुछ कलेजा काट के दे दो, भाजपा तुमको बिहार का विकास नहीं करेगी, ऐसा प्रतिबद्धता उसकी भाजपा की हो गई है। तो इसको भी कहीं ना कहीं, इस वेग को भी तोड़ना है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और उनके जो नेक्स्ट एक्शंस है 23 तारीख को, उस पर सबकी नज़र है। लालू यादव ने भी इसी परिस्थिति को देखते हुए, भांपते हुए, सबसे बड़ा जो कहा जाता है कि मिस्ट्री बम वो फोड़ दिया है और इसकी वजह से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि अगर, हालांकि इट्स हाईली अनलाइकली, लगता नहीं है कि इस बार बिहार की अनदेखी कर पाएंगे केंद्र के लोग। निर्मला सीतारमण का कलम चले न चले, उसको ज़बरदस्ती चलाना पड़ेगा बिहार के लिए इस बार। और ऐसी स्थिति अगर बनती है तो बिहार का वारा न्यारा होगा, बिहार का बल्ले बल्ले होगा, खास तौर पे तब जब नीतीश और नायडू के भरोसे केंद्र की सरकार चल रही है और नायडू ने अपने राज्य के लिए सारे विशेष पैकेजेस करा लिए। अब आज की खबर है कि पेट्रोकेमिकल्स और कई जो इंडस्ट्रीज हैं उसका हब बनाने की बात है। विशेष आप बताइए क्या है उसमें? तमिलनाडु पे जो अभी 60,000 करोड़ निवेश करने की राज्य सरकार सोच रही है तमिलनाडु पे करवाने की केंद्र से। हाँ, 60,000 वहाँ पे जो है वो तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल हब बनाने का सोचा जा रहा है। अब सोचिए बिहार में अगर ऐसा कुछ बने, बिहार में इस तरीके का कोई अगर इंडस्ट्री लगे, हब बनने का समझ नहीं आप, हब बनाने का मतलब कि आसपास के राज्य भी उस इंडस्ट्री के लिए डिपेंडेंट हो जाएंगे उस हब पर। हब का मतलब है कि सबसे सस्ते दर पर वहाँ पेट्रोकेमिकल्स और ये चीज़ें उपलब्ध होंगी, तो आसपास के राज्य भी वहाँ पहुँचेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या बिहार में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है? हमारे पास गन्ने का उत्पादन एक समय में सबसे बेहतर था, बिल्कुल। आज भी हमारे पास धान और बाकी चीज़ें सबसे ज़्यादा उगती हैं। मखाना का एक बहुत बड़ा हमारे पास उद्योग है जिसे अगर इंडस्ट्री में तब्दील कर दी जाए, और हमारे पास प्रोसेसिंग, क्योंकि चिराग पासवान के पास भी उसका इंडस्ट्री है, तो अगर प्रोसेसिंग केवल मखाना का कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अवेलेबल है। और मखाना की खासियत जान लीजिए, मखाना तो अब पूरे विश्व भर में जा चुका है। मेरा भाई बहरीन से आया था और वो बता रहा था कि मखाना भैया इतना महंगा बिक रहा है वहाँ पर। हम लोगों को खाने की आदत है, एक तो ब्राह्मण, दूसरा मखाना प्रिय भोजन होता है, बहुत अच्छा होता भी है। मखाना का उनको आदत लगा हुआ है खाने का। वहाँ गए खोजने तो यहाँ से देख रहे हैं कि 8 गुना 10 गुना कीमत पर वहाँ 100 ग्राम का पैकेट मिलता है। तो जब इतना कीमती वो बिक रहा है तो इट्स जस्ट लाइक गोल्ड, तो हम क्यों नहीं उसका उत्पादन बेहतर तरीके से कर सकते हैं? अब हम तो ये मांग ही कर सकते हैं, देना जिसको है उन्हें सोचना है। इस बार मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी, जितनी खिंचाई उनकी हुई है, वो पीछे हटेंगे। हाँ, वो मुझे लगता है कि वो पीछे हटेंगे तो इट विल बी वेरी डिजास्टर्स। हालांकि मुझे लगता है कि अगर वो देते भी हैं तो विपक्ष तो कमी निकालेगा ही, और इट इज़ गुड फॉर द डेमोक्रेसी की उसमें भी कमियां निकाले। लेकिन बिहार को केवल 2 ट्रेन दे देने से और 2-4 पुलिया बना देने कोई फ़ायदा है नहीं। जदयू भी बात समझ रही है कि जिस तरीके से नायडू ने इस विंटेज पॉइंट का फ़ायदा उठाया है, इस एडवांटेज पॉइंट में रहकर नायडू ने अपने राज्य के लिए सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट किया है इंडस्ट्री का, उसी तरीके से बिहार में भी जो पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, अगर उससे निजात पाने के लिए कोई रास्ता निकल जाए, चूँकि बाढ़ तो हर साल आना ही है, वो तो एक
खेती और गृहस्थी को तबाह करता ही है, तो हमें जब जापान जैसे जगह पर डेवलपमेंट हो सकता है जो कि लगातार अर्थक्वेक से हिट रहता है, तो हम भी बिहार में बाढ़ के साथ साथ सर्वाइव पिछले कई जब से एग्जिस्टेंस हमारा तब से हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो हमें इन अपॉर्चुनिटीज़ को भी आगे करना भुनाने के लिए केंद्र की सहयोग की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ठीक है, ये लालू यादव ने एक डेडलाइन जरूर दे दी है, लेकिन इस डेडलाइन का फ़ायदा नीतीश कुमार उठाना जानते हैं। वो जानते हैं कि भाजपा से रिश्ते कैसे बचाकर रखना, और साथ साथ लालू के इस बयान का अपने हित में फ़ायदा कैसे लेना है, ये भी वो जानते हैं। तो खुद सुना आपने हमारे संपादक नमन मिश्रा सर से कि लालू यादव के सेकेंड हैंड डेडलाइन का फायदा किस तरीके से जदयू उठा रही है और किस तरीके से जदयू इनडायरेक्टली जो बीजेपी पे दबाव डाल रही है कि उन्हें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना है और लेना है। अब क्या कुछ से तमाम खबरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167